अड्डा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। एक ऐसा चुनाव जिसमें साख दांव पर लगी है। बिहार चुनाव के इस मोड़ पर आकर लग रहा है कि दोनों बीजेपी का गठबंधन और महागठबंधन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। शायद इसलिए ही जाति और धर्म के बाद बीजेपी ने नया चुनावी हथियार ढूंढ लिया है, देशभक्ति। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि अगर बिहार चुनाव में उनकी पार्टी हार जाती है तो पाकिस्तान में जश्न के पटाखे फूटेंगे। प्रतिद्वंदी कहते हैं कि ये बयान बीजेपी के डर को दर्शाता है और वो चुनाव में हार की तैयारी करने लगे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या अपने आप को देशभक्ति के साथ ब्रांड करने की बीजेपी की ये कोशिश काम आएगी और क्या ये रणनीति पार्टी के नर्वस होने के संकेत देता है? इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े आज बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव, जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी, सीएसडीएस के फेलो हिलाल अहमद और वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाटी। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास चर्चा में। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप प्लीज समझाएं ठीक से कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब है कि जो भी पार्टी को नहीं वोट देगा वो पाकिस्तान प्रेमी है? क्या इसका मतलब है कि 2014 के चुनाव के दौरान जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, गिरिराज सिंह जी की एडवाइस लेकर? महाराष्ट्र में जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनको पाकिस्तान से प्रेम है, वो देशभक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपकी तमन्ना जी, आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही गलत है। मैं सही इंटरप्रिटेशन इसका क्या है मैं इसको समझा देता हूं। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी, इन सब के रवैया यदि आप देखें, मैं कई उदाहरण दूंगा आपको। ये पाकिस्तान प्रेरित जो आतंकवाद है भारत में, इसके प्रति इनकी जो रुझान जो है, इनके प्रति जो इनकी जो ओपिनियन है, काफी संवेदनशील रही है। आतंकवादियों के साथ हमदर्दी करना, बार बार उनके पक्ष में बयान जारी करना, एक संप्रदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए इस स्तर तक गिर जाना, इस गठबंधन का एक बहुत अच्छा इस गठबंधन का एक उसूल रहा है जी। इसमें मैं कई उदाहरण देता हूं। सोनिया गांधी जी का बाटला एनकाउंटर पर आतंकवादियों को मारने से उनको नहीं, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव जी, अगर उन्होंने नहीं देखिए, नहीं, आपका पॉइंट मैं समझ गई, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट को इतना समझाना पड़े ताकि लोगों को समझ में आए तो लगता नहीं कि कहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। और यही बात सुशील मोदी ने आज फिर से ट्वीट की है। बहुत साफ तौर पर मैसेज है कि अगर बीजेपी हारेगी, पत्रकार की बात, इसमें इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं है, बीजेपी अगर हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इसका क्या मतलब है? तमन्ना जी, पत्रकार नहीं समझना चाहते हैं, बट लेकिन जिनको समझना है जनता को, वो समझ गए हैं, वो समझते हैं। ऐसे इसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है। और जेडीयू को आतंकवादियों के प्रति भटकल की जो विषय है, उनको अरेस्ट किया गया बिहार में और नेपाल की बॉर्डर पर, लेकिन तत्कालीन सरकार नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। और एक सेंटेंस, और इससे जहां जो एलईटी के टेररिस्ट हैं, कंफर्म टेररिस्ट हैं, उनको लेकर वो बिहार की एक अच्छी बेटी के रूप में जेडीयू को पेश करना जनता के सामने, क्या ये राजनीति नहीं है? वोट बैंक राजनीति नहीं है? क्या ये आतंकवादियों को प्रेरित करने की सोच नहीं है? केसी त्यागी जी, जीवीएल नरसिम्हा राव का कहना है कि इस बयान का मतलब है ये नहीं है कि जो हमें वोट नहीं कर रहा है वो पाकिस्तान चले जाए। हालांकि उनके एक नेता ने ऐसा पहले भी कहा है, वो कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है, ये मतलब है कि आप लोग आतंकवाद को लेकर बहुत ही सॉफ्ट है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेलते हैं। एक तो जो अमित शाह जी का वक्तव्य है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, जो सच भी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल सेलिब्रेट इफ बीजेपी लूजेस बिहार पोल्स। अब जो मैं अगर उनकी बात ये मान लेता हूं तो क्या पाकिस्तान की जो बिहार की 6 करोड़ मतदाता हैं तो क्या पाकिस्तानी माने जाएंगे? क्या भारत की प्रभुत्व सत्ता के प्रति इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को है? चुनाव तो आज हैं और कल खत्म हो जाएंगे। हम जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये बाद की बात है, लेकिन
हिंदुस्तान को क्यों हराना चाहते हो? बिहार की 12 करोड़ जनता और 6 करोड़ मतदाताओं को क्यों हराना चाहते हो? चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं वो विकास से शुरू हुए और जब तीनों चरणों में बुरी तरह से हार गए, अब इनके विज्ञापन देखिए। इनके विज्ञापन है वोटों की खेती के लिए आतंकी। एक मिनट, मैं नरसिंहा जी बीच में नहीं बोलता हूँ, आपका डाल याद करता हूँ मैं जी। एक मिनट ये आप चलिए, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुनिया। हिलाल, आप समझाइए, क्योंकि पहले हमने देखा कि जाति पर पॉलिटिक्स खेली गई, फिर धर्म पर, और अब देशभक्ति का समय आ गया है। इससे आपकी क्या रीडिंग है? नहीं, देशभक्ति को इन्वर्टेड कॉमास में कीजिए। हिलाल अहमद के लिए सवाल जी। हाँ जी, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि, और अमित शाह तो कई बार कह भी चुके हैं कि वो राजनीतिक जुमले बहुत सारे बोलते हैं, तो जब आपको थोड़ी खींच सी हो जाती है तो संभव ये होता है कि आप कोई ऐसा जुमला गढ़ दें और उसके बाद में और लोगों को छोड़ दें, या तो उसे समझाएं या समझें। लेकिन इतना सिंपल जो मुझे लग रहा है ये जुमला है, इसे सिर्फ इस जुमले के तौर पे लेना चाहिए। और जो दोनों बातें अभी तक की बातचीत में आई हैं वो स्पष्ट है कि अगर बीजेपी में हार के संकेत हैं। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद की बात यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, वो आतंकवाद के सेंस में तो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी हारती है तो खुशियां पाकिस्तान में मनती है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि होता आमतौर पे इतना उल्टा है, क्योंकि बीजेपी जैसा पोलराइजेशन पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना पोलराइजेशन हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पर होगा उतना फायदा पाकिस्तान को होगा। तो पाकिस्तान तो खुश बीजेपी की जीत पे होगा, ना कि हार पे। बहरहाल ये जुमलेबाजी पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल चीजें हैं जिनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सब्सटेंशियल चीजें जो है वो ये हैं कि अभी जिन 3 चरणों में चुनाव हुआ है वो औसत मतदान हुआ है, और औसत मतदान से ये स्पष्ट है कि जो फ्लोटिंग वोट था वो नहीं आया है, और जो तयशुदा वोट था वो हुआ है। जो तयशुदा हर एक पार्टी का अपना मत था वो उसको मिल चुका है। ऐसी सिचुएशन में जो 2 चरण बचे हैं वो भाजपा के प्रभाव क्षेत्र वाले नहीं हैं, खासतौर से जो नॉर्थ बिहार वाला जाता है। तो वहां पर ये बहुत संभव है कि अपने आप को और ज्यादा पोलराइज किया जाए और आक्रामक तौर पर हिंदुत्व खेला जाए। और आक्रामक हिंदुत्व की 3 चीजें हमने बहुत स्पष्ट तौर पर इन चुनाव में देखी हैं। पहले वो एक डेवलपमेंटल सेंस में हिंदुत्व आया था, उसके बाद वो आया जाति के सेंस में, आरक्षण को लेकर उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए, और अब देशभक्ति के सेंस में। तो जीवीएल नरसिम्हा राव को इसका जवाब देने दीजिए। साल से नए हिंदुत्व की पहचान है। जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ये इस चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था एक पैकेज वॉर के साथ। आपको याद होगा जब पैकेज की बात हो रही थी कि बिहार को क्या पैकेज दिया जा रहा है, वहां से देखिए कहां तक बात आ गई है। आज आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट करें, आप कह रहे हैं कि समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन बहुत ही साफ शब्दों में इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। जो कहा गया वो साफ है, जो हमारे लिए वोट करेगा वो देशभक्त है, जो नहीं करेगा वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, बिहार की जनता जो संदेश है वो समझते हैं। तो आप कितने भी कोशिश करें इसको तोड़ मरोड़ने का, तो उसका कोई असर नहीं होता है। कोशिश करके भी तोड़ मरोड़ नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी साफ तौर पर बोला गया है। जी सुन लीजिए न, आज जो भाषण है, आप एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट को लेकर आप बहस कर लेते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 3 रैलियां की। क्या आपने सुना है उनके रैलीज को? क्या एक सभा में कम से कम 40 मिनट बोले हैं? उसमें विकास के अलावा उन्होंने क्या बात किया था? पूरी तरह विकास पर ही केंद्रित है। और जिस प्रकार इस सरकार में, जदयू सरकार में जिस प्रकार उनकी विफलताएं हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उन्होंने एक लंबी सूची पढ़कर सुनाया जनता को। तो ये हमारे लिए गवर्नेंस ही मेन मुद्दा है। नहीं तो फिर बीच बीच में ये क्यों आ जाती हैं? बीच बीच में ये स्टेटमेंट्स क्यों आ जाती हैं? क्या इसके पीछे कोई थॉट है या ऐसे ही रैंडम है? ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, चुनाव में ऐसे जब हर दिन 5-6 सभाएं करते हैं नेता, बड़े बड़े नेता, तो इसमें सारे विषय आ जाते हैं। ये जो आज जो कहा है हमारे ऊपर, हमारी तरफ से इनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा एक वार है। हम इनको एक सॉफ्ट ऑन टेरर
हम साबित कर रहे हैं। ओके। जनता जान चुकी है, क्योंकि किसी को इशरत जहान को बिहार की बेटी कहना, उस पर मैं जवाब सुनना चाहता हूं। केसी त्यागी क्या करेंगे? केसी त्यागी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले केसी त्यागी के पास चलेंगे इस पर, लेकिन पहले पंकज मुकाटी जी, ग्राउंड से आपको क्या सेंस मिल रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, जब ये चुनाव अभियान शुरू हुआ तो आर्थिक पैकेज से इसकी बात शुरू हुई और बाद में ये जो है अभी फिलहाल में ये बदजुबानी, जुमले और अहंकार के पैकेज के रूप में दिख गया है और सारी पार्टियों का लगभग यही हाल है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, उस तरह से कहा, पत्रकारों ने गलत इंटरप्रिटेट कर लिया और जनता समझ गई। तो मैं समझता हूं कि पत्रकार भी जनता के बीच से ही आते हैं और गलत इंटरप्रिटेट जैसी कोई बात नहीं है। यदि चुनावी सभाओं में जिस तरह नरसिम्हा जी कह रहे हैं कि हम बड़े जोश में होते हैं, 5-6 बातें करते हैं, तो कुछ बातें कही जाती है। मान लिया कि कुछ बातें कह दी तो एक नई परंपरा चल गई है कि उसको ये मानते हुए कि हमसे गलती हो गई है, एक चूक हो गई है और हम इसको वहीं खत्म कर दें, सारे लोग मिलकर उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। और जब हम इस तरह की चीजों को डिफेंड करते हैं तो वो एक नया रूप लेती है। गलती और चूक का तो सवाल ही नहीं है पंकज जी, गलती और चूक का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यही बात आज सुशील मोदी जी ने ट्विटर पर दोहराई है। तो ऐसा नहीं है कि एक वन ऑफ स्टेटमेंट है। यही कह रहे हैं कि जब आप इस बात को दोहरा रहे हैं, तमन्ना जी, बिल्कुल आप इसको दोहरा रहे हैं तो आप गलती मत करिए। आप बताइए कि गलती जितने वोटर हैं बिहार में, वो वोट डालते हैं तो वो पाकिस्तान परस्त हैं, उनके वोट को जो है पाकिस्तान के पक्ष में माना जाएगा यदि भाजपा को वोट नहीं देते। तो आपका कहने का आशय सीधा सीधा यही है। तो आप इसको बताइए कि हम यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो तमन्ना जी को वोट नहीं देने वाले पाकिस्तान परस्त हैं। तमन्ना जी, हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, हम इशारा पाकिस्तान की हुकूमत पर कर रहे हैं, पाकिस्तान की ISI की ओर कर रहे हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी की ओर कर रहे हैं। मुशर्रफ हाल ही में दो तीन दिन पहले उन्होंने बयान किया था कि सारे आतंकवादी को पाकिस्तान पनप रही है। क्या बिहार भी ऐसा एक राष्ट्र बन गया, ऐसा एक राज्य बन गया जहां यासीन भट्ट लॉजिक से सबको समर्थन मिलता है? उस लॉजिक से जहां आप चुनाव के लिए लड़ेंगे, अगर कोई भी और जीतता है तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा। क्या आप उस थ्योरी को एक्सटेंड कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक पार्टियों से हमारी लड़ाई है, ये सभी पार्टियां आतंकवाद को पनपने में, इसको एक वोट बैंक राजनीति के तरफ से इसको चलाने में ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं। इसलिए ये संदर्भ यहाँ आपने केसी त्यागी से एक सवाल पूछा था, केसी त्यागी उसका जवाब दे। शायद नहीं होगा जी, आपने केसी त्यागी के लिए सवाल पूछा था, केसी त्यागी इसका जवाब दे, साथ में इस बात का भी जवाब दे। जिस बदजुबानी की बीमारी की बात पंकज मुकाटी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी में दिखाई दे रही है। आप लालू जी को देख लीजिए कि वो जवाब में क्या कहते हैं। बार बार नरभक्षी कहते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष पागल हो चुके हैं, यानी जुबान पर कोई लगाम ही नहीं है। ये आप मानेंगे केसी त्यागी जी कि जिस स्तर पर राजनीति गिर गई बिहार चुनाव के दौरान, ये पहले नहीं देखी गई है? देखिए तमन्ना जी, आज हम चुनाव आयोग में गए हैं कि लालू प्रसाद जी ने कहा कि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है, उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। मेरे पास देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझे वोट दो। क्या कभी जवाहरलाल से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी चुनावी सभा में अपनी जात का जिक्र करके वोट मांगा है? उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं होती? बिहार में विज्ञापन छप रहे हैं जात के नाम पर और चुनाव आयोग कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और नरसिंह राव जी को चैलेंज करना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में ना तो मुस्लिम लीग का कोई रोल था, न हिंदू महासभा और RSS का कोई रोल था। आप बड़ी देशभक्ति की बात दिन भर लोगों को सुनाते हो, कौन पाकिस्तान परत है? जो NIA है, एक मिनट सुन लीजिए। जा रहे हैं भाई, इशरत जहां एक मिनट बिहार की बेटी नहीं, इशरत जहां, क्या इशरत जहां को अपने ना हमने सुन तो लीजिए। अच्छा, आपने सवाल पूछा, वो जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, आपने सवाल पूछा जीवीएल, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जीवीएल जी, आपकी जो यही है सहिष्णुता, यही तो बीमारी की जड़ है। भटकल जो है NIA द्वारा वांछित, सुन लीजिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसलिए एक दूसरे को अदब से बात करना चाहिए ना। भटकल NIA का वांटेड मुजरिम था। वो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ा गया, उसके IB के इनपुट्स के द्वारा
बिहार सरकार ने सारे लॉजिस्टिक्स अप्लाई किए, सारे लॉजिस्टिक्स सप्लाई किए, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। क्योंकि वो एनआईए का मुलजिम था, एनआईए उसको इंट्रोगेशन के लिए ले जाती है। आप चाहते हो कि थाने में उसका इंट्रोगेशन हो और वो कोई राजी न बता पाए? मैं कह रहा हूँ एनआईए का मुजरिम है वो। कांग्रेस सत्ता में थी, एनआईए जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं ये भी बता दूं, एक मिनट, तमन्ना जी, ये जो गांधी मैदान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय इलेक्शन के रैली में गए थे, जो गांधी मैदान में जो आतंकवादी, जो आईएम ऑपरेटिव जो पकड़े गए, उनका भी जेडीयू नेता के साथ करीब संबंध है। ये भी एक पारिवारिक संबंध है किसी नेता के साथ। नहीं तो क्या ये अहमदाबाद में जितने आतंकवादियों को, जीवीएल नरसिम्हा राव, आतंकवादियों को समर्थन देते रहे, जीवीएल नरसिम्हा राव, लेकिन जो बयान दिए गए हैं, एक मिनट, जो बयान दिए गए हैं, उसमें ना आप लोगों ने भटकल की बात स्पेसिफिकली की है, ना इशरत जहान की बात की है, ना गांधीनगर की बात स्पेसिफिकली की है। एक ब्रॉड मैसेज दिया है जिसमें जैसे आपने कहा जो चाहे वो समझ सकता है। और क्या इसमें लोग समझेंगे? लोग वो जो ब्रांडिंग आप करना चाहते हैं, बीजेपी इक्वल टू देशभक्ति, नॉन बीजेपी इक्वल टू पाकिस्तानी प्रेमी, ये आप मैसेज दे रहे हैं या नहीं? नहीं, हम यही मैसेज दे रहे हैं कि जेडीयू और कांग्रेस ये सारे क्रोकोडाइल टीयर्स डाल रहे हैं। ये सब के सब आरजेडी, लालू के सफाई में एक लुक अलाइक ऑफ ओसामा बिन लादेन को लेकर घूम रहे थे। ये आतंकवादी प्रेमी लोग हैं। क्या मतलब है इसका लुक अलाइक ऑफ ओसामा? इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं? क्या आप किस चीज को रेफर कर रहे हैं? नहीं, उसके दाढ़ी है, लुक अलाइक उसके दाढ़ी है, उनके मुस्लिम करके आप स्पष्ट कर सकते हैं? आपका क्या मतलब है लुक अलाइक ऑफ ओसामा? किस तरह से लुक अलाइक, अगर आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं? उसके मुंह पर दाढ़ी है उसके मुंह पर। क्या दाढ़ी की वजह से वो ओसामा लगता है इनको? नहीं, उनको जो ओसामा बिन लादेन क्लैरिफाई करने दीजिए ना केसी त्यागी। आप मुझे समझाइए, मैं नहीं समझ रही हूँ। लुक अलाइक ऑफ ओसामा का क्या मतलब है? उनकी बोन स्ट्रक्चर है ओसामा बिन लादेन की तरह, या उनकी दाढ़ी है, या टोपी है, क्या है? प्लीज एक्सप्लेन मिस्टर राव, मैं नहीं समझ। ओसामा बिन लादेन जैसा दिखने वाली एक शख्स को घुमाकर, वो कैसे दिख रहा था ओसामा की तरह? करने की आर यू रेफरिंग कि उनके सर पे टोपी थी और दाढ़ी थी? क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो यही दिक्कत, तो इसके खिलाफ तो बोल रहे हैं केसी त्यागी। मतलब कैसा होगा? उनके तस्वीर डाल के देखिए, जैसा उनकी तस्वीर है ऐसा ही दिखने वाला एक शख्स को घुमाकर एक वर्ग को आकर्षित करने की जो कोशिश जी, और ये क्या एक वर्ग का क्या मतलब है? आप साफ बोलिए ना, आप साफ कौन से वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं मुसलमानों को? नहीं, आप स्पीक क्लियरली ना राव साहब। समझने वाले समझते हैं। नहीं, हमें नहीं, मैं कह रही हूँ मैं ना समझूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप समझाइए प्लीज, मैं ना समझूं। आप किस वर्ग को ओसामा के हम शक्ल से आकर्षण होगा? किस वर्ग को होगा? नहीं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी वर्ग को होगा, बट लेकिन इनकी तरफ से ये कोशिश है। वोट बैंक राजनीति का एक पहलू है। नहीं, वोट बैंक राजनीति का क्या मतलब? हिलाल अहमद जी, मुझे लगता है, और पंकज मुकाटी आप भी बताइए, शायद मैं बहुत ही ना समझूं, मैं ये आई कैन नॉट जॉइन द डॉट्स। ये कह रहे हैं कि ओसामा के हमशक्ल के एक आदमी को घुमा रहे थे, उससे एक वर्ग आकर्षित होगा और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप प्लीज मुझे समझा सकते हैं क्या कह रहे हैं हिलाल अहमद जी? ऐसा घटिया सोच। आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। दो चीजें देखिए, ये मैं बोल दूं? जी हिलाल प्लीज। मैं बोलूं? हाँ तमन्ना, मैं बोलूं? हाँ नहीं, मैं आपको दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि इस पूरे चुनाव में जिसको कहा जाता है समन्वयकारी राजनीति को लेकर चलना एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो कि चैलेंजर पार्टी है बीजेपी, वो उसमें पूरी तरह से विफल हुई है। और ले देके उन्होंने बुनियादी तौर पर शुरू से लेके आखिर तक अपना जो कैंपेन है, मुझे कहने में कतई इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये एंटी मुस्लिम कैंपेन बना दिया गया है।
हाँ, इसका एक प्रमाण हमारे पास में बहुत स्पष्ट है, वो है जो टिकट दिए गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो बहुत स्पष्ट तौर पर अगर आप इसको बांट कर देखें जाति और धर्म के आधार पर, तो बहुत स्पष्ट तौर पर अपर कास्ट को बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, मुसलमान शायद 2 हैं। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी की कोई रुचि जो है वो मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलने में नहीं है। ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है लोकसभा चुनाव से। कोर कंस्टिट्यूएंसी नहीं, जो कोर कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा चुनाव से, एक बात मैं पूरी करना चाहता हूं जी। हाँ, एक बात मैं पूरी करना चाहता हूं तमन्ना, कि ये ऐसे समय में जबकि आपके पास में 2 चुनाव हो जाते हैं, तो आपको ये बहुत ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी होता है कि अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी को वो बरकरार रखे। नहीं, बिल्कुल नहीं हिलाल, मैं पॉइंट ये रखना चाह रही थी कि लोकसभा चुनाव के समय भी ये सवाल पूछा गया था जब टिकट बटे थे और जीवीएल इसमें अग्री करेंगे, कहा गया था कि जो हमें वोट करेंगे हम उस तरह से टिकट बांटेंगे, और मेरे ख्याल से हर पार्टी का हक है वो किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन पंकज मुकाटी लेकिन इससे नहीं, किसी हर एक पार्टी का नहीं है ये। नहीं, हर एक पार्टी का राइट है कि वो डिसाइड करे क्या टिकट अगर आप वाकई समन्वयकारी नहीं, क्योंकि जो विजन की बात करते रहे हैं, नहीं, जो विजन की बात बीजेपी करती रही है, जो विजन की बात बीजेपी करती रही है, उससे वो कतई एक मिनट, लेट्स एडमिट हियर पंकज मुकाटी के कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या के आधार पर अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। हर पार्टी एक स्ट्रैटेजी बनाती है किस सीट में किसको टिकट दिया जाना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से एक अलग मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे है कि 2 फेज अब बचे हैं, इसके पहले आपको बीजेपी की क्या रणनीति नजर आ रही है और क्या ये रणनीति काम करेगी? पंकज, देखिए, बीजेपी की रणनीति जिस तरह से बदलती जा रही है प्रति उसके बाद, उसको देख के लगता है कि उनके पास अभी फिलहाल कोई स्थायी रणनीति नहीं है, और इसका परिणाम का कारण क्या है वो तो वही अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन नरसिंह राव जी ने जिस तरह से कहा है कि समझने वाले समझ गए, जो न समझे अनाड़ी, ये अमित शाह के बयान का एक्सटेंशन है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं दे वो देशद्रोही, इसी तरह से ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं वो अनाड़ी। तो ये भी एक तरह से उसी तर्ज पर जा रहे हैं। दूसरा, कैसी त्यागी जी ने कहा है कि हम जो है चुनाव आयोग में गए शिकायत करने, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो भी चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यदि वो एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उनकी तरफ भी उठ रही है। तो कोई भी किसी तरह से किसी चीज को रोकना नहीं चाहता, सब रणनीति के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात, सब ये भी कह रहे हैं कि हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जाहिर तौर पर वो लक्ष्मण रेखा रेत पर खींच रखी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं नरसिंह राव जी की बता रहा हूँ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पंकज कह रहे हैं, मैं नरसिंह राव जी की एक बात और पूरी करना चाहता हूँ। जो वो कह रहे हैं कि बिहार में आतंकवादी पकड़े गए और उनको पनाह दी गई, मेरा कहना है कि देश के किसी भी कोने से कोई आतंकवादी यदि पकड़ा जाता है तो इसका मतलब वो राज्य या वहां की सरकार उसकी दोषी नहीं है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी पिछले 2 साल में कम से कम 14 दुर्दांत आतंकी पकड़े गए, तो इसका मतलब ये नहीं है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार उनको पनाह दे रही है। कोई भी आतंकी कहीं से पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसके मायने नहीं हो सकते। वहाँ की जनता मेरा केसी त्यागी से सवाल है, जो पॉइंट पंकज ने उठाया है कि अगर जैसे आपका कहना है कि बीजेपी पोलराइज कर रही है वोट्स को, इसका फायदा आपको तो भी मिलता है? नहीं, हम तो पोलराइजेशन के खिलाफ हैं। हमने नीतीश कुमार के 10 साल के, लेकिन आपको फायदा इसका मिलता तो है ना सर? हम कौन सा पोलराइजेशन कर रहे हैं? कोई मुसलमान को पोलराइज करके देश में चुनाव हारना चाहेगा क्या? 85% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम हैं। कोई मूर्ख होगा, कोई पागल होगा जो मुस्लिम कंसोलिडेशन करेगा? हाँ, हम दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, जो वहां की आबादी का 85% है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते। हम वंचित और जो जिनको सदियों से लाभ मिल रहा है उनके बीच की विभाजन रेखा को तेज करना चाहते हैं। जो सदियों से जिनको न्याय नहीं मिला, जिनका तन नहीं है, मन नहीं है, धन नहीं है जिनके पास, ये तनहीन, मनहीन और धनहीन लोगों की लड़ाई है। उन लोगों के खिलाफ जो समाज की सारी प्रभुसत्ता पर सदियों से घटिया। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, कहीं ना कहीं आपको मानना होगा कि इस बयान में बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और इसका चयन शायद थोड़ा गड़बड़ा गया, या आप कहते हैं कि जो कहा वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक कहा। इसमें कुछ भी इसमें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। हम यही कह रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि क्योंकि जो पार्टियां इस गठबंधन में हैं, सबके सब
तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। और इससे घटिया बात यह है कि इसको आतंकवाद को एक तरह से समर्थन किए हैं उनके कार्य, उनकी बिहेवियर से, उनके कर्मों से, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हैं, जो लोग आपके लिए वोट नहीं करेंगे वो भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन हम जनता को समझा रहे हैं। जो पार्टी हमारे खिलाफ लड़ रही है, जो गठबंधन, वो गठबंधन चुनाव हारने के बाद आतंकवाद को लेकर उनकी प्रेम है, वे हम जनता को समझा रहे हैं। और जनता को ये कह रहे हैं कि जो अक्रॉस द बॉर्डर जो आतंकवादी हैं, वो इस बात से बहुत खुश होंगे, यही इनकी जीत होगी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी हर तरीके से इस बयान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वो तो आपकी सरकार के बनने से खुश हैं। समझने वाले समझ रहे, कह रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी। देखते हैं कि कौन क्या समझ रहा है, क्योंकि इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसको देखने के लिए सब बड़े एक्साइटेड हैं और बैठे हुए हैं कि किस तरह का परिणाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।